हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए, तो बढ़िया ही होंगे भैया। कल धातु वातु के बारे में बताया था हमने, तो जल्दी जल्दी से सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हाँ, करते हैं स्टार्ट बेटा। हम आज की क्लास तो निकाल लीजिए अपनी विज्ञान की किताब और कल का पढ़ाया हुआ टॉपिक, फिर बढ़िया से हम उसका हल्का सा रिवीजन करते हैं और फिर तब तक सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे, तो हम फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बेटा कल हमने क्या पढ़ा था, धातु एवं अधातु, जिसके 10-15 मिनट में मैंने आपको पूरा बेस बताया था कि धातु एवं अधातु क्या होती हैं। ये तत्व होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ धातु होती हैं जिनके बारे में आप कल समझ गए, क्योंकि हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़ा दिए। हाँ बेटा, एक भौतिक गुण रह गया था, तुम्हारी किताब में नहीं दे रखा है भौतिक गुण, एक गलनांक एवं क्वथनांक, तो ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो भौतिक गुणों में हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा धात्विक चमक, तो सभी धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। फिर हमने पढ़ा था बेटा कठोरता, तो सभी धातुएं कठोर होती हैं। हमने पढ़ा था आघात वर्धनीयता, बेटा यदि आप किसी भी धातु है कोई भी, और उसको अगर क्या करोगे, आप हथौड़े से पीटोगे, उस पर आघात करोगे, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी चादर बनाई जा सकती है, वो चपटी हो जाएगी। ठीक, ये हमने पढ़ा था, इसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। फिर एक पढ़ी थी तन्यता, मतलब किसी भी धातु को खींचकर उसका तार बनाया जा सकता है। ऐसा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। तो सभी धातुएं कैसी होती हैं बेटा, तन्य होती हैं, या जिनमें गुण पाया जाता है। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था, याद करो, सोना। ठीक है, जिसका 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं, प्रैक्टिकल किया था, जिसमें हमने अगर बैटरी में धातु का तार लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं लगाएंगे अगर अधातु वगैरह का लगाओगे, प्लास्टिक वगैरह का लगाओगे, अन्य किसी यौगिक का, तो नहीं जलेगा। ठीक है, ऊष्मा की चालक होती हैं। तो एक और बेटा होता था गलनांक एवं क्वथनांक, तो पहले मैं आपको गलनांक एवं क्वथनांक बता देता हूँ, जो भी नंबर का है जी, शायद 7वें नंबर का। पहले मैं आपको बता देता हूं गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। तो बेटा गलनांक मतलब होता है बेटा वह ताप जिस पर कोई पदार्थ कहां से आ जाए बेटा, जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से काय में परिवर्तित हो जाए, द्रव में। और क्वथनांक होता है बेटा जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से काय में पहुंच जाए, गैस में। ठीक है, तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से पिघलकर द्रव में आ जाए, उस ताप को क्या बोलते हैं, गलनांक। और वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से काय में जाए, गैस में, उस ताप को बोलते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो बेटा ये दोनों चीजें, यदि धातुएं ठोस है ना, तो ठोस से द्रव भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आती हैं, और द्रव से गैस में ले जाना तो फिर अति से ज्यादा बड़ा काम हो गया, क्योंकि लोहा नहीं है, पिघलता है। आपने कभी पिघले लोहे को देखा तो कितनी मूर्तियां बनाने वाले होते हैं, आते हैं, उनमें धातुओं को पिघलाया जाता है, कितनी ज्यादा ऊष्मा देना पड़ता है। ठीक है, तब जाके लोहा पिघलता है। तो बेटा लोहा क्या होता है बेटा आपका, इनके गलनांक और जो क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि धातुओं धातुओं के गलनांक, धातुओं के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं बेटा, उच्च होते हैं। उच्च मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। अधातुएं तो नॉर्मल अवस्था में भी, द्रव अवस्था में पाई जा सकती हैं, लेकिन इसका अपवाद भी है, ध्यान रखना। क्योंकि जो पारा नहीं होता क्या, इसको तो आपने लिख लिया, जो पारा होता है क्या, वो सामान्य ताप पर ही कैसा होता है बेटा आपका। देखो अपवाद सब चीज के हैं। गैलियम एक ऐसी धातु है बेटा जिसको आप हथेली पर रखोगे, गैलियम धातु है कहीं भी रखी हुई है, उसको आपने हथेली पर रख लिया, तो हमारे हथेली का तापमान आप सबको पता है, शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री जो सेल्सियस होता है बेटा, उतने ताप पर गैलियम धातु अपने हाथ पर रखने पर पिघल जाएगी। तो इसका जो गलनांक है वो कैसा होता है बेटा आपका, कम होता है। तो अपवाद भी हैं और उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बात समझ में आ गई थी बेटा आपको, जल्दी से बता दीजिए। टॉपिक निकालिए बेटा जिसका नाम है अधातु लिखा है। तो कल हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए थे, अब हम बात करेंगे अधातुओं के भौतिक गुणों की। ध्यान से समझना, पहले भौतिक गुणों पर ही बात कर रहे हैं,
अधातुओं के भौतिक गुण। तो जो क्रियाकलाप बेटा हमने किसके साथ किए हैं, धातुओं के साथ, वो सभी किसके साथ करके देखना पड़ेगा हमें, अधातुओं के साथ। तब हमें पता चलेगा कि अधातुओं में भी वो गुण पाए जाते हैं कि नहीं। तो आज मैं पूरे क्रियाकलाप नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पूरा समझा दूंगा। वैसे वैसे ही करना है। सबसे पहली कंडीशन में क्या करना है, रेत माल से आपको अधातु को रगड़ना है। तो आप देखोगे बेटा, जैसे पत्थर होता है ना, तो आप उसको रगड़ते जाओगे तो वो क्या होता चला जाएगा, ऊपर से उसकी रेत रेत टाइप की धूल सी हटती चली जाएगी। तो बेटा इनमें चमक नहीं होती है। तो धातु अधातुएं चमकदार नहीं होती है, बशर्ते इसका अपवाद है। आयोडीन एक ऐसी धातु है बेटा जो कि चमकदार होती है। अपवाद हर चीज के पाए जाते हैं। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन उसमें चमक होती है। ठीक है, तो परीक्षा में आए, मैं अपवाद अपवाद आपको इकट्ठे अभियाल आपको बता रहा हूँ, सब पूरे अपवाद लिखवा दूंगा। ठीक है, तो धात्विक चमक इनमें नहीं पाई जाती। पहला टॉपिक था बेटा, ठीक है, पहला टॉपिक था ना कल हमारा, धात्विक चमक। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे बेटा, अधातुओं में, अधातुओं में। ठीक है, तो इसमें मैंने लगा दिया क्रॉस, मतलब नहीं पाई जाती। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। बेटा यहां पे लिख दूंगा अपवाद। क्या लिख दूंगा, अपवाद। अपवाद में बेटा कौन है आपकी, आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन मतलब आयोडीन जो आप खाते हो ना बेटा, नमक, उसमें पाया जाता है ना आयोडीन। तो आयोडीन जो है बेटा आपकी क्या है, एक ऐसी अधातु है जो कि चमकदार होती है। चलिए अपवाद है वो। इसके बाद दूसरी क्या थी बेटा, कठोरता। क्या थी, कठोरता। तो बेटा इसमें अगर कठोरता की बात करें ना, तो पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता। मतलब धातुएं कठोर, अर्थात मतलब कुछ धातुएं ठोस भी हैं, द्रव भी हैं और गैस भी हैं। समझ गया, इसको आप अवस्था या कठोरता कह दो। कठोरता या बात करें अवस्था, तो बेटा कैसी होती हैं धातुएं, अधातुएं, अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। समझ गए बेटा, तो बेटा ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं। तो अब क्या ही आप बोलोगे बेटा। इसके बाद आप बात करोगे बेटा आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, इनमें पाया जाता है भंगुरता। क्या पाई जाती है, भंगुरता। ये भंगुर होती हैं, मतलब पीटने पर विखर जाती हैं, पीटने पर विखर जाती हैं। तो इनमें काय का गुण होता है बेटा, जैसे मैंने कल हथौड़े से किसको मारा था बेटा, धातु को पीटा हथौड़े से। ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो आपको भी पीटूंगा, ध्यान रखना। तो हथौड़े से पीटोगे तो क्या होगा बेटा, ये हथौड़े से पीटने पर एक पत्थर ले लो आप, और आपने हथौड़े को नहीं, पथौड़ा क्या होता है, पथौड़ा नहीं, हथौड़े से पत्थर को पीटना है। क्या क्या बुलवा रहे हो मेरे से, जल्दी जल्दी। तो पत्थर को आप पीटोगे तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, रेता बन जाएगी उसकी। एक ईंट को आप हथौड़े से पीटोगे तो क्या होगा, वही स्थिति अधातुओं की होती है। हथौड़े से पीटने पर क्या हो जाता है आपका, भंगुर होती है। क्या होती है, भंगुर। ठीक है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अगर तन्यता की बात करें तो तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इसके बाद बात करें चालकता, काहेगी चालकता की बात करें तो अधातुएं में ना ऊष्मा की ना विद्युत की, दोनों की मतलब कुचालक होती हैं। ठीक है, फिर की बात करें बेटा पांचवी क्या बचा। इसके बाद और क्या पढ़ा था हमने, देखो जल्दी से। इसके बाद हमने पढ़ा था एक सारणी बन रही है आपकी, देखेंगे आप। एक सारणी बन रही है, इसमें तत्व ले रखा है, उसका चिन्ह ले रखा है। तत्व का नाम मतलब कोई भी तत्व आप ले लो जो दे रखे हैं उन्होंने। इसके बाद चिन्ह मतलब संकेत। सतह का प्रकार तो बेटा सभी की कैसी होती है, खुरदुरी सी होती है। जो धातुओं की सतह होती है वो चिकनी होती है। सतह का प्रकार खुरदरा है। कठोरता, ठोस, द्रव, गैस तीनों होती हैं। आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती, भंगुर होती है। तन्यता नहीं पाई जाती, बिल्कुल भी, तार आप थोड़ा बहुत खींचोगे तो टूट जाएगी। इसके बाद विद्युत चालकता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। और ध्वनिक, हाँ ध्वनिक, ध्वनिक की बात करें तो थोड़ा बहुत। ध्वनिक का गुण अगर बात करें सोनोरस, तो इसका गुण भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या बोला, कठोरता और भंगुरता ये दोनों चीजें होती हैं बेटा इनमें। और बाकी ना चमक पाई जाती, भंगुर होते हैं। तन्यता बिल्कुल नहीं पाई जाती, चालकता नहीं पाई जाती और ध्वनिक भी नहीं होता है।
ठीक है, अपवाद में मैंने क्या लिख दिया बेटा, केवल एक अपवाद आपको दिख रहा है जो कि क्या है, आयोडीन। आयोडीन चमकदार अधातु है, स्टार पॉइंट लगा कर लिखिए ऐसे करके, आयोडीन, आयोडीन एक चमकदार, कैसी बेटा, चमकदार अधातु है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है, ध्यान से, ठीक है। चलिए उदाहरण आप कहोगे अधातुओं के, तो बेटा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, सब अधातुएं हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे बेटा, हाँ एक एक और अपवाद है इसमें, चालकता में एक अपवाद है बेटा। एक अपवाद कैसा है, ध्यान से सुनेंगे, अपाद, अपाद नहीं आप क्या क्या लिखवा रहे हो आज तुम, अपवाद, ठीक है, एक्सेप्शन, ध्यान से सुनेंगे, किसमें, चालकता में। चालकता में क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हैं बेटा कार्बन, तो कार्बन का एक अपर रूप होता है, अपर रूप मतलब कई रूप पाए जाते हैं, उनमें से अपर रूप, ठीक है, अपर रूप, कार्बन का एक अपर रूप होता है बेटा जिसका नाम होता है ग्रेफाइट। ध्यान से समझो, देखो कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, अपर रूप मतलब होता है कई रूप, ठीक है, अन्य रूप, या अपर रूप की परिभाषा में क्या लिखोगे आप, कुछ नहीं, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है, प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं, अपर रूप। नाम समझ में नहीं आ रहा, अपर रूप, ठीक है, उस तरीके से। अरे आप जैसे समझ सकते हो, शक्तिमान देखा था क्या बचपन में, थोड़ा बहुत जानते तो हो, शक्तिमान और गंगाधर नहीं होते थे, एक ही होता है ना, लेकिन वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, ठीक है, बस वही वाली कंडीशन है। तो कार्बन है ना बेटा, इसके अपर रूप में बता देता हूँ, एक तो कोयला होता है, शुद्ध देसी ट्रेन भर भर के जाती है, आपने देखा है। ग्रेफाइट आप काजल, ठीक है, काजल लगा के, सुरमा लगा के, वही वाला ग्रेफाइट होता है। एक हीरा होता है, हीरा भी प्योर कार्बन होता है। क्या बात कर रहे हो सर, जी हाँ, प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, मतलब इस प्रकृति ने, ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है, इसमें सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ जो बनाया है वो हीरा होता है, और प्योर कार्बन होता है। और एक होता है फुलरीन, क्या होता है, फुलरीन। सर क्या क्या बताने को मिल रहा है, बिल्कुल। तो कोयला आप लिख सकते हो कार्बन के अपर रूप, इतना नीचे लिख लेना, कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। तो कौन कौन से बेटा, सबसे पहला कोयला, दूसरा ग्रेफाइट मतलब काजल, तीसरा आप फुलरीन कह दो, फुलरीन्स, और चौथा आप कह दो हीरा। तो बेटा कार्बन इतने रूपों में पाया जाता है, तो इसमें से ये जो एक रूप है ना बेटा ग्रेफाइट, अब है तो जो बेटा आधातु, क्योंकि है तो कार्बन ही ना, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है रामगौर, ठीक है। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। आप बोलोगे सर हमने कहाँ देखा है ग्रेफाइट, अरे प्यारे बच्चों पेंसिल नहीं देखिएगा, तो पेंसिल में जो आप लिखते हो क्या, वो ग्रेफाइट ही होता है, ऊपर से वो लकड़ी की छीलन है उसको हटा दो, अंदर जो रोड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। सर क्या बात कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। जी हाँ, समझ में आ गया, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो दो अपवाद हो गए, सभी धातुओं में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकदार होती है। कठोरता, इसमें कठोरता या अवस्था की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाई जाती है, मतलब कुछ धातुएं ठोस भी हैं, द्रव भी हैं और गैस भी हैं। भंगुरता की बात करें तो बेटा अब अधातु नहीं है क्या, हीरा प्राकृतिक पदार्थ पर सबसे कठोर पदार्थ है, और ऑक्सीजन वो बेटा क्या है, नॉर्मल कंडीशन में वायु। देखो आप, नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन वायु, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है बेटा आपके, ये सब अधातुएं। और ये अधातुएं जो हैं वो नॉर्मल अवस्था में कैसी हैं, वायु में, जबकि हीरा क्या है, वो भी एक कार्बन अधातु है, वो भी क्या है बेटा आपका, ठोस है। तो बेटा ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, तथा गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। बेटा भंगुरता, अगाध वरीयता गुण नहीं पाया जाता, ये भंगुर होती है, भंगुर मतलब पीटने पर बिखर जाए। तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, चालकता नहीं होती, बस अपवाद है, ठीक है। ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, वह सभी धातु में, लेकिन अपवाद है, कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात विद्युत धारा बहती है, ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता है। तो मेरी इतनी बात शायद आपको समझ में आए, यहाँ पे कोई डाउट है क्या, जल्दी से बताइए, ठीक है। आगे चालू करते हैं फिर हम किताब में पढ़ना। चलिए अपवाद क्या होता है, बहुत बढ़िया। अरे अपवाद मतलब, अब अपवाद में, अपवाद का मतलब होता है कि सभी पर ये गुण लागू हो रहा है, ठीक है, और एक पर गुण लागू नहीं हो रहा है, तो उस एक को बोलते हैं अपवाद, ठीक है। अरे आया समझ में, नहीं आया समझ में, अपवाद
जैसे आप सभी बच्चे हो, क्लासरूम में बैठे हो, सभी आप क्या कर रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, और एक बच्चा है जो मेरी बात नहीं मानता है, ठीक है, और वो तू ही है, ठीक है, तो तू पूरी क्लास का क्या है, अपवाद, ठीक है बेटा, एक्सेप्शन। किस पर्पज से, कि यदि कभी बोलेंगे कि राजकुमार सर की बात कौन कौन मानता है, तो बोलेंगे सभी विद्यार्थी, लेकिन अपवाद में क्या लिखेंगे, सोनू, अपवाद राजकुमार सर की बात नहीं मानता है, ठीक है। चलिए पूछो तो सही, तुम सब बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब किताब निकालो फटाफट, ये पूरा उतार लिया ना, नोट करना है ऐसे कैसे ही, तुम कहो सर जे क्या धमैया है, अरे आपको इसी तरीके से लिखना है, इसका मतलब होता है नहीं पाया जाता गुण, यह गुण नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते इस तरीके से, और अपवाद में लिखना है, ठीक है। पहले तो उतारो तो सही ऐसे इसी तरीके से, परीक्षा में तो आएगा ओटी तो बता देंगे, ठीक है। चलिए बेटा गलनांक और क्वथनांक कल वाले व्यंजक, कल वाले उसमें लिख लेना, ठीक है। इसके हाँ, इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे तो निम्न होते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे अगर बात करें ना गलनांक क्वथनांक, तो लिख, अब जब मत लिख देना नहीं पाए जाते, अरे हर दुनिया के हर पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक होता है, गलनांक और क्वथनांक में मत लिख दो नहीं पाए जाते, गुण नहीं दर्शाते, अरे गलनांक और क्वथनांक या तो उच्च होते हैं या निम्न होते हैं, होते सभी के हैं, तो आप बोलोगे निम्न होते हैं गलनांक, अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, निम्न। निम्न मतलब, निम्न मतलब होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन में ही कायम होते हैं, गैसीय अवस्था में, हमें पहुंचाना ही नहीं पड़ रहा, माइनस के तापमान में भी गैसीय अवस्था में है। अंदाजा लगा, नाइट्रोजन नहीं होती क्या, माइनस का 78 डिग्री सेल्सियस पे तो द्रव अवस्था में आती है, तो ठोस तो राम को भज लो, नाइट्रोजन को ठोस बनाने में कितना कम तापमान करना पड़ेगा। अगर बात करें ना कि नाइट्रोजन के गलनांक की, तो बेटा नाइट्रोजन का गल सॉरी क्वथनांक की, तो वो होता है माइनस के 78 दशमलव कछु डिग्री सेल्सियस, मतलब माइनस के 78 पे ही वो क्या आ जाता है बेटा, द्रव द्रव अवस्था से गैस पे आने लगता है, सोच लो, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं जिसको, ठीक है। चलिए तो पढ़िए बेटा किताब को, तो आपने किताब को पढ़ा, हाँ भाई, सारणी 3.1 में प्रेक्षणों के आधार पर, बेटा आप सबसे, अब हमने धातुओं और अधातुओं की चर्चा कर ली, चलिए सुनेंगे, अधातुओं के सामान्य गुणों की चर्चा कीजिए, कर ले भैया, आपको भी अपनी कक्षा में करना है, करना बिल्कुल जरूर करना, बातें करो ना तब करना। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, सही बात है, मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, धातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के, तो कुछ बेटा धातुएं ऐसी हैं जिनमें अधातुओं के गुण हैं, और कुछ अधातुएं ऐसी हैं जिनमें धातुओं के गुण हैं, इनको बोलते हैं अपवाद, ठीक है। जैसे कि बात करें, सभी धातुएं ठोस होती हैं, अपवाद में कौन चला गया, पारा, जो कि क्या है बेटा आपका, क्या है, जो कि आपका द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। फिर इसके बाद करेंगे कि भाई सभी धातुएं कठोर होती हैं, तो सोडियम गैलियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है। गलनांक कुछ गलनांक उच्च होते हैं, तो गैलियम का गलनांक क्या होता है बेटा आपका, कम होता है, ठीक है, इस तरीके से, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये अपवाद है, अर्थात भौतिक गुणों में, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जा रहे हैं, तो हम बेटा अकेले भौतिक गुणों को देखकर, धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणों को देखकर इनमें अंतर पता नहीं कर पा रहे सही से, तो इसीलिए हमें रासायनिक गुणों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, उससे पहले कुछ कुछ और बातें लिख रही वो पढ़ लो। जैसे अपवाद, बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है ये, इस ये 4 लाइनों में से अगर एक ऊटी परीक्षा में नहीं आए तो आप मत करना, ठीक है, उस ओटी को जो इनमें से नहीं आ रही, जब आएगी नहीं तो करोगे कहां से, और क्या सोचते हो गए, फालतू मत सोचना, हाँ नहीं आया तो नहीं आया, मेरा काम पढ़ाने का, मेरी कोई भगवान थोड़ी है, तो मैं पहले ही बता दूंगा, पढ़ा रहा हूँ, किताब में से ही जरूर आएगा, मेरे पढ़ाई में से आएगा, जे जरूर गारंटी है। चलो क्योंकि मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा, हुई हुई। चलो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो बेटा मरकरी अर्थात पारा, Hg से दर्शाते हैं, ये सब क्या हो गया बेटा आपका अपवाद। कह रहा है क्रियाकलाप में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, हमने बिल्कुल पता है धातुओं का गलनांक क्या होता है, अधिक, लेकिन गैलियम और सीजियम किस किस का बेटा, गैलियम और सीजियम, गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक का अपवाद क्या है बेटा आपका, इसका अपवाद है गैलियम और सीजियम, ठीक है, एक है बेटा आपकी गैलियम और एक है बेटा आपकी सीजियम, ठीक है। तो गैलियम और जो सीजियम है, ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा आपकी ऐसी धातुएं हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं, ये बेटा अपनी हथेली पर रखने पर दोनों हथेलियों को क्या कर देंगे,
पिघल जाएंगी ये, ठीक है, हथेलियों पर पिघल जाएंगी। अगला अगला बेटा अपवाद है, आयोडीन अधातु होने के बाद भी चमकीली है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, प्रत्येक रूप को हम अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, सबसे कठोर पदार्थ है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का क्या है, सुचालक। अब जबकि सभी अधातुएं क्या है बेटा, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात इनके गलनांक क्वथनांक कठोर नहीं, मतलब कठोर नहीं होती, गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। धातुएं कठोर, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं ज्यादातर, ठीक है। अब गैस है, गैस में क्या कठोरता, लेकिन हीरा जो कि एक अधातु है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। तो यह क्या नहीं अपवाद। आगे कह रहा है क्षारीय धातु, बेटा जो मैंने बताया था ना आपको कल, सारणी बताई थी, आवर्त सारणी, उसमें ये यहां से यहां तक, ठीक है, ये सब, ये तो बेटा हाइड्रोजन अधातु है, तो इनको बोला जाता है क्षारीय धातु, ठीक है। क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु। चलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है, एक सेकंड रुकना बेटा, ये मैं गलत तो नहीं लिख रहा, एक सेकंड रुकेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं, मैं रोडियम लिख रहा हूं बेटा, ये रेडियम होता है। क्या होता है, रेडियम। कल भी मैंने शायद रोडियम लिख दिया होगा, मेरे को पता सब रहता है, टेंशन न ले आप। तो इनको बोला जाता है बेटा क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। ये समूह 1 की धातुएं हैं और ये समूह 2 की धातुएं, इनको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं, बस लिख लेना आप तो, ठीक है। तो ये दूसरे जो ब्लॉक के हैं, ठीक है, ये बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, अरे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब क्या है, इनका नाम है क्षारीय मृदा धातु। और ये क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये क्या है बेटा, आपकी क्षारीय धातु। चलो, तो बेटा जो आपकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उन्होंने बोला है, इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ध्यान से बेटा, इनको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको इनको क्या किया जा सकता है बेटा, चाकू से भी काटा जा सकता है। समझ गए, कल हमने काटी थी ना, वैसे ही चाकू से काटी जा सकती हैं। तो बेटा चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी हो गई, क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये आपको भी आ जाएगा लिखना जो मैंने लिखा है, आप घबराए ना बिल्कुल भी, ठीक है। अगला कह रहा है बेटा इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं, ठीक है, घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। आगे तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बेटा मेरी इतनी बात आपको पढ़ाने के बाद समझ में आ गई होगी कि अकेले भौतिक गुण देखकर हम धातु और अधातुओं को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब हमें देखना है रासायनिक गुण। तो बेटा मैं ऐसी आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपसे कि मेरी कल की वीडियो पूरी और आज तक कि मैं अभी तक आपको सेटिस्फाइड कर पाया हूं कि धातुओं के गुण कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और अधातुओं के क्या होते हैं, कैसे, अपवाद इनमें क्या क्या है। तो बताइए मुझे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब रासायनिक गुण आने वाले। और रासायनिक देखो, धातुओं में जो भौतिक गुण होते हैं वो तो ईजी होते हैं, कठोरता आप जानते ही हो, चालकता आप जानते ही हो, लेकिन रासायनिक गुण तो बेटा प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करके पता चलते हैं, जो कि आप करते नहीं हो, तो प्रैक्टिकल करके पता चलेंगे। अब इसमें तो क्या होता है, ये भी प्रैक्टिकल करके पता चलता है, लेकिन इनका प्रैक्टिकल ईजी है। समझ गए बात को। चलिए तो जल्दी से बताइए, कोई डाउट नहीं। अब रासायनिक गुण पढ़े, तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा धातु तथा अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। तो कोई बच्चे का कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अब रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जब तक आप बेटा जो पाठ्य में प्रश्नोत्तर दे रखे हैं उनके उत्तर तो जल्दी से दो उत्तर। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो आपने बोला पारा, पारे का संकेत है Hg। नहीं, परीक्षा में 4 ऑप्शन आ गए और पता चला कि तुम ढूंढ ही रह गए। ध्यान से सुनना, पारा बोलते हैं हिंदी में, मरकरी लिखते हैं इंग्लिश में, और संकेत है Hg। ये क्या है बेटा, आपकी द्रव धातु। क्या है, द्रव धातु। चलिए इसके बाद बात करेंगे, कह रहा चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ऐसी धातु, लिथियम, सोडियम और
पोटेशियम। इसके बाद ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन है? चांदी, सिल्वर। और ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? ऊष्मा की कुचालक धातु, चलो मेरे को तो ध्यान में ही नहीं आ रहा बेटा, इसका उत्तर बताना जल्दी। ऊष्मा की कुचालक धातु तो मैंने देखी ही नहीं, आप बताना जरा। अरे ऊष्मा की कुचालक होता कोई नहीं है, वो ये कह रहे हैं भैया कि जो आपका लेड है, ध्यान से, पीबी, और बेटा मरकरी है, लेड और पारा, एच जी, ये बेटा इतने कम चालक हैं कि चांदी की तुलना में इनको कुचालक कह रहे हैं। चलो बढ़िया, तो अब परीक्षा में मतलब आ भी जाए तो लिख देना बेटा कि कुचालक धातु बेटा पूर्णतः कुचालक नहीं होती, लेकिन चांदी जितनी अच्छी चालक है, यदि उससे तुलना की जाए तो ये क्या है बेटा? कुचालक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बच्चा है 10वीं में पास हुआ बेटा, दो बच्चे हैं जिनकी परसेंटेज एक की 50 बनी, एक की 40 बनी और एक की बेटा 99% बनी, तीन बच्चे। तो बेटा 50% वाले के हिसाब से 40% की वाला बच्चा एक पढ़ने में वैल्यू रखता है, लेकिन 99% जिस बच्चे की बनी उसके हिसाब से 40% वाले को नहीं कह सकता अरे यार तेरे को तो नॉलेज नहीं, तू तो पहल के बराबर है। बस वही वाली बात है, लेकिन वो पहल नहीं है, वो पास है। तो ये कुचालक नहीं है, ये क्या है तो चालक। लेकिन चांदी जितनी अच्छी चालक है उसकी तुलना में लेड, लेड बेटा मतलब सीसा, लेड इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको सीसा, हिंदी में क्या बोलते हैं? सीसा। काय दर्शाते हैं? पीवीज है। तो ये दोनों क्या है बेटा? आपकी कुचालक। ठीक है, चलिए तो बढ़िया है, आप इस तरीके से पढ़ा करो अच्छे से जिससे पता चल जाए। तो अब बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म की। तो निकाल लो बेटा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले किताब में जो क्रियाकलाप दे रखा है वो ही पढ़ लो, इसके बाद हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रियाकलाप में कह रहा है मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सा सल्फर चूर्ण ले लीजिए। तो एक मैग्नीशियम की पट्टी ले ली और एक सल्फर का चूर्ण ले लिया। ठीक है, मैग्नीशियम की एक पट्टी का दहन कीजिए, मतलब इसको जला दिया। तो सब जानते हैं बेटा मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हमने जलाया था, और जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया कराना। तो इसने क्या बना लिया? MgO, दो का गुणा जहां दो का गुणा जहां संतुलित हो गई। उसकी राख को इकट्ठा करके, ये राख जो प्राप्त हो गई बेटा, इसको इकट्ठा करके हम क्या करेंगे बेटा? इकट्ठा करके उसे पानी में घोल लीजिए। तो एक पात्र में बेटा पानी है, उसमें हमने क्या कर लिया बेटा? इस राख को घोल लिया है। ठीक है, चलिए घुल गई बेटा आपकी मैग्नीशियम इस तरीके से। इसमें क्या है? MgO की राख, MgO की राख का जलीय विलयन, MgO की राख का जलीय विलयन है इसमें। ठीक है, चलिए क्या करना है फिर बेटा? फिर आगे कह रहा है लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच करो। तो हम बेटा लिटमस पेपर लेके आए, एक आपका लाल लिटमस पेपर। अब जो लाल कैसे पता चलेगा? और एक नीला लिटमस पेपर। ठीक है, नीला। तो हमने देखा बेटा कि लाल लिटमस पेपर को इसमें भिगोया, नीले लिटमस पेपर को इसमें भिगोया। तो ये क्या करेगा? अब बेटा मुझे एक बात बताओ, यदि कुछ परिवर्तन नहीं होगा, लाल नीले नीले से कुछ नहीं, ये उदासीन है। और यदि इसने कलर चेंज कर दिया, किसका? लाल का नीला कर दिया, तो ये क्षारीय प्रकृति का है, और नीले का लाल कर दिया मतलब ये अम्लीय प्रकृति का है। तो ये क्रियाकलाप से पता चलेगा कि क्या हो जाएगा। मैं तो अभी लिखवाई दूंगा, उसमें मत घबराओ। अब कह रहा है मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला वह अम्लीय है कि क्षारकीय है? बिल्कुल। अब सल्फर के चूर्ण का दहन करो, बिल्कुल करेंगे। किसका किया था बेटा हमने? मैग्नीशियम का मैटर खत्म। अब करेंगे इधर बेटा काय का? सल्फर का। तो सल्फर लिया हमने, सल्फर का दहन मतलब SO2 हमें प्राप्त हुई बेटा सल्फर डाई ऑक्साइड। इधर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दहन के से जो उत्पन्न धुएं को परख नली में के ऊपर बेटा, आप जो गैस में बनेगा, तो बेटा एक परख नली ली हमने उल्टी, और उस परख नली में इस धुएं को एकत्रित कर लिया। ठीक है, इस धुएं को एकत्रित कर लिया परख नली में। बिल्कुल, ये धुआं निकल निकल के जा रहा था, तो ये धुआं काय में कर लिया बेटा? परख नली में एकत्रित कर लिया, उल्टी एक परख नली करके, और उसमें इस धुएं को एकत्रित कर लिया। अब क्या करें? लीजिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए, रख दी। इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए।
तो इस परख नली में क्या किया है बेटा, इधर पानी भर दिया और अच्छी तरीके से मिला दिया, और इसमें सल्फर की क्या है, जो जलाया था ना, तो जो धुआं था क्या सल्फर का, वो भी बेटा इसमें मिक्सअप है। ठीक है, आएगा SO2 के धुएं का जलीय मिश्रण, SO2 के धुएं का जलीय मिश्रण। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे बेटा आपका, अब बात कह रहे हैं आगे क्या करें, नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की फिर से जांच करो। एक नीला लिटमस पेपर ले आओ और एक लाल लिटमस पेपर ले आओ, लाल और ये नीला, तो इसकी जांच करिए डाल डाल के बारीकी से, होता क्या है। तो देखेंगे भैया, सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, तो क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं, जी हाँ, पहले इसका लिख दिया, पहले इसका लिख दिया, ये बात खत्म। अब सुनो, अब उत्तर क्या आता है कि अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं। ध्यान से, अधिकांश अधातुएं बेटा, ये क्या थी, सल्फर अधातु होती है, मैग्नीशियम धातु, इतना ध्यान रखना। तो ये क्या प्रदान करते हैं बेटा, ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, वह जिसमें ऑक्सीजन हो। ऑक्साइड मतलब बेटा तत्व का वह यौगिक जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो, वो क्या होता है बेटा, उसका ऑक्सीजन उपस्थित हो, वो क्या होता है बेटा, उस तत्व का ऑक्साइड कहलाता है। जैसे SO2 है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सल्फर का ऑक्साइड। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक का ऑक्साइड, ऐसे कह सकते हैं Fe2O3, तो ये आयरन का ऑक्साइड। Al2O3 काय का, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो मेरी बात समझ में आ गई, ऑक्साइड मतलब तत्व में ऑक्सीजन का उपस्थित होना, और ऑक्सीजन तो तभी आएगी जब ऑक्सीजन से क्रिया करी होगी, और ऑक्सीजन से क्रिया करने का तात्पर्य होता है जलाना। कह रहे हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करके जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो बेटा ये जो आपका नीला लिटमस पेपर था, इसका कलर चेंज करके क्या कर दिया, लाल, मतलब ये है अम्लीय विलयन। कैसा है, अम्लीय विलयन। तो बेटा जो अधातु होती हैं वो जलकर अम्लीय प्रवृत्ति बनाती हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और लाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कह रहे हैं वहीं अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। समझ गए, जे धातुएं क्या बनाती हैं बेटा, क्षारीय ऑक्साइड। इनका जो ऑक्साइड बनाना वो क्षारीय प्रकृति का है। कैसे पता, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये बेटा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और नीले से कुछ नहीं होता। तो आपने क्या बोला, सबसे पहले ली धातु, उसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई, तो क्या प्राप्त हुआ बेटा, धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड होता है बेटा आपका क्षारीय प्रकृति का। कैसा होता है, क्षारीय। और आपने ली बेटा अधातु, क्या ली, अधातु, और अधातु की कराई ऑक्सीजन से क्रिया, तो मिला आपको अधात्विक ऑक्साइड। क्या मिला, अधात्विक ऑक्साइड, जो कि किस प्रकृति का होता है, अम्लीय। और जेओटी परीक्षा में आ गए तो बेटा अच्छे अच्छे मुड़ा मुड़ी ने कछू भी पल्ले नहीं पड़ेगी। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, और धातु का ऑक्साइड क्षारीय। मैग्नीशियम धातु थी और सल्फर अधातु थी। ठीक है, चल इतनी बात मेरी समझ में आ गई बेटा आपको। देखो किताब में 2 लाइनें लिख रही थी, उसके बारे में मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी है। समझे तो सही बेटा, आपको हम कितना बढ़िया आपको क्लियर कर रहे हैं। और मैं तो इस बात की गारंटी दे रहा हूं ना, आप पूरे YouTube पे कहीं कोई ऐसा चैनल ढूंढ गए, मुझे बता दो जिसमें आपको इस तरीके का पूरी किताब का सॉल्यूशन कराया जा रहा हो फ्री में। चलो फिर तो आप समझोगे कि हाँ भाई हम पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण है पढ़ना। जब हमें अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो आपको पढ़ना चाहिए। अब आ जाओ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पे। कह रहा है धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4, मतलब कि अब जो आगे वाले क्रियाकलाप है उनमें पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने ले लो, वही एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम, यही ले रखे हैं उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है, तो अभी यार वायु में दहन ही तो किया था, धातु को वायु में दहन किया था तो धातु ऑक्साइड बना था, जो कि किस प्रकृति का था, क्षारीय प्रकृति का। बात खत्म। ठीक है, तो आप लिख लो इसको। सबसे पहला वायु में दहन करने पर, सही है, सबसे पहला क्या बोला, वायु में दहन करने पर।
तो बेटा क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो सबसे पहले वायु में दहन करना मतलब जलाने पर, ठीक है। तो धातुओं का सबसे पहला गुण है बेटा वायु में दहन करने पर क्या होता है धातुओं का बेटा, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। कैसा, धात्विक ऑक्साइड मिलता है, मैं अभी बता भी दूंगा। धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि कैसा होता है बेटा, जो कि क्षारीय प्रकृति का, जो कि कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे पता बेटा, ये नीले लिटमस पेपर को वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे, ये कह रहा है क्रियाकलाप 3.8 में देखा अपने पिछले क्रियाकलाप में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन हो जाता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी धातुएं मतलब जैसा मैग्नीशियम जला जरूरी नहीं है वैसा जलेगा, अलग अलग धातु के जलने का अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए आइए क्रियाकलाप करें। कह रहा है निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग मेरे लिए आवश्यक है, आपके लिए आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा वश्मा पहन लो। एकत्र की गई धातु की चिमटे को पकड़कर ज्वाला पर दहन करो, जलाओ। धातु से पकड़ मतलब जो धातु अपने ने ली थी कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम, इन्हें चिमटे से पकड़ के बारी बारी से जलाइए। तो आपने जलाया, इनसे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र करो, जो भी पदार्थ उत्पन्न हो रहा है। अगर गैसीय अवस्था में धुआं निकल रहा है तो उल्टी परख नली ऊपर रख दो। यदि सफेद राख नीचे मिल रही है तो आप वॉच ग्लास में क्या करो, राख को इकट्ठा कर लो। किस धातु का दहन आसानी से हो जाता है बेटा, मैग्नीशियम का हो जाता है। आपकी सोडियम का बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड ये इतने आसानी से नहीं जलेंगे, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम का और सोडियम का दोनों का दहन आसानी से, फुक देनी जल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था, तो जब अलग अलग धातुएं जलाते हैं ना तो अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं, ठीक है। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी हुई, काली। आप जला के देख ले, तार है ना, तार आपके घरों पे एल्यूमिनियम और कॉपर का, वो तार जला के देख लेना, काली सतह हो जाती है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे घटते क्रम में मतलब सबसे तीव्र क्या बोलते हैं क्रिया किसने करी, ऑक्सीजन के साथ, तो सबसे तीव्र करता है सोडियम जो हमें दे रखी है। इसके बाद करेगा मैग्नीशियम और फिर बाकी कर लेंगे, ठीक है। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं, बिल्कुल जल में घुल जाएंगे, मतलब जैसे राख घुलते हैं ना वैसे। कह रहा है लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। मैंने क्या लिखा, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है जलाने से, ठीक है। धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु का ऑक्साइड। इसके लिए आपने एक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं कि धातु प्लस ऑक्सीजन, कोई सी भी धातु ले लो उसके साथ ऑक्सीजन की क्रिया मतलब जलाना होता है, दहन करना होता है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, धात्विक ऑक्साइड। क्या मिलेगा बच्चों आपको, धात्विक ऑक्साइड। क्या मिलेगा, धात्विक ऑक्साइड। चलिए आगे कह रहा है उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। बिल्कुल वो तो दे रखी है अभिक्रिया में, इधर बता देता हूं। जैसे कॉपर को वायु के साथ जलाया, कॉपर को वायु के साथ जलाया तो क्या बना बेटा, CuO। संतुलित करेंगे तो दो दो का गुणा कर देंगे, कॉपर सेकंड ऑक्साइड है। ये सेकंड क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, काम का ही नहीं है। एल्यूमिनियम को कर लो, तो एल्यूमिनियम को अगर हम क्या करेंगे ऑक्सीजन के साथ क्या, तो ये बनेगा Al2O3। क्या बनेगा, Al2O3। और इसमें क्या कर लो, गुणा कर दो, तो दो ऑक्सीजन है इधर, तीन है, दो का गुणा कर दिया, चार एल्यूमिनियम होगा, चार का गुणा यहाँ कर दो, होगा ही संतुलित। चलिए तो बेटा हमने पार्ट दो पढ़ा था, उसको याद करो थोड़ा सा, ठीक है। दो पार्ट अम्ल एवं क्षारक, कहोगे सर अब जाइए पढ़ा लेते पिछले पार्ट है, मैं क्या करूं, जो किताब में लिखा उसको आपको करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। अध्याय 2 में आपने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। बिल्कुल हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। मैंने क्या लिखा, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय, ठीक है, क्षारीय प्रकृति होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। तो बेटा इसमें भी आपको देखना है कौन कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, उभयधर्मी, ध्यान से समझना। क्या बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड। ध्यान से समझना, ये बेटा उभयधर्मी प्रकृति के हैं। सर उभयधर्मी मतलब, उभयधर्मी का मतलब होता है बेटा इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, उभयधर्मी प्रकार के होते हैं दोनों का। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो बेटा आप इसकी परिभाषा लिख लोगे, किताब में अंडरलाइन कर लीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो बेटा कैसे क्रिया करके, मतलब जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण, अम्ल से क्रिया करवाओगे तो भी लवण एवं जल बनेगा, क्षार से क्रिया कराओगे तो भी लवण एवं जल बनेगा। तो ये क्या कर रहा है बेटा, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है। किस किस में, एल्यूमिनियम और जिंक। तो आप अपने नोट्स बनाइए बिल्कुल स्टार पॉइंट में कि जिंक तथा एल्यूमिनियम धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। चलो वो दे रखा है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक अभिक्रिया दे रखी है कि जैसे AAL2O3, ये क्या है हमारा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और ये अम्ल से क्रिया कर रहा है कैसे, HCl से। तो किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है, तो हमारा बन रहा है AlCl3 और पीछे निकल जाएगी क्या, मेरे हिसाब से H2O निकल रहा है, H2O। इसको संतुलित करना, चलो मैं करवा देता हूं। दो एल्यूमिनियम इधर, एक एल्यूमिनियम तो दो से गुणा कर दो, हो गए। क्लोरीन कितने हैं, तीन, तो तीन से गुणा यहाँ कर दो। फिर कितना बचा, हाइड्रोजन कितने बेटा, उधर दो हैं, इधर कितने हैं, तीन। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो एक काम करो, यहाँ तीन से करो, तीन दूनी छह हो गए, तो जहाँ छह से गुणा करना पड़ेगा। छह क्लोरीन के लाने यहाँ दो से गुणा करना सही है बेटा, छह क्लोरीन हो गए। दो एल्यूमिनियम, दो एल्यूमिनियम, तीन ऑक्सीजन, यहाँ कितनी है बेटा, तीन, हो गई संतुलित। ठीक है, हो गई संतुलित। आगे क्या करता है बेटा, अगर आप काय से कराओगे, क्षार से। ये तो काय से क्रिया, ये बेटा धातु का ऑक्साइड, और ये क्या है, अम्ल। ठीक है, और ये बन गया बेटा लवण, और ये बन गया जल। ठीक है, ध्यान से। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनना, धात्विक ऑक्साइड, आप बिल्कुल लिखोगे इनको, धात्विक ऑक्साइड प्लस आपका क्या है, अम्ल, और ये क्या बन गया बेटा, संगत लवण बन गया, और पीछे क्या बन गया, जल। अब हम, ये तो पहले अभिक्रिया हो गई, दूसरे में हम ले रहे हैं इसी को Al2O3, और इसमें आप क्षार ले रहे हैं NaOH। क्या लिया, क्षार लिया बेटा। NaOH क्या होता है, क्षारीय प्रकृति होती है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे इतना तो पता हुआ, अम्ल क्षार पढ़ के आ गए, जिसमें H है वो अम्ल है, जिसमें OH है वो क्षार है, अभी तो यही समझ लो। तो इसमें बनता है बेटा आपका NaAlA2। क्या बनता है, NaAlO2। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। अब वो कुछ भी पदार्थ हो, इस पदार्थ से अभी आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नाम अकेला याद कर लेना, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बेटा इसका नाम, सोडियम एल्यूमिनेट। ढंग से, सोडियम एल्यूमिनेट। इसके बाद बात करते हैं बेटा अपन काएगी, और पीछे क्या बनेगा, जल बनेगा, सो बनेगा। संतुलित करने के लिए देखना, एक सोडियम, एक सोडियम, एक एल्यूमिनियम, इधर कितने हैं, दो, तो दो से गुणा कर दो, तो दो सोडियम हो गए, तो दो से गुणा कर दो। दो एल्यूमिनियम, दो सोडियम, तीन और दो, पांच ऑक्सीजन, दो और दो चार, और एक पांच ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, हो गई संतुलित। ठीक है, हो गई संतुलित, तो हो गई संतुलित। चलिए आगे बात करें सोडियम एल्यूमिनेट। तो बेटा क्या लिखा, आप जहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये वही धात्विक ऑक्साइड, जल्दी बताइए ये क्या है, वही धात्विक ऑक्साइड। फिर ये क्या है बेटा आपका, क्षारक। क्या है, क्षार या क्षारक। और ये क्या बना बेटा आपका, लवण। क्या बना, लवण। उसका नाम है ये, यहाँ पे इसका नाम कुछ नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, नहीं ये कहने लगो इसका नाम बता दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये पीछे क्या बन गया, जल। तो बेटा ये दोनों अभिक्रिया संभव थोड़ी है, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, अम्ल, क्षार, लवण, जल, लवण, जल, इसलिए इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अच्छे से ही पढ़ लेना, पिटाई लगा दूंगा। और किस किस धातु का होता है बेटा, एल्यूमिनियम का और जिंक का, और मैं ढूंढ लूंगा अगर किसी और धातु का होता होगा तो। परीक्षा में आए, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या लिखा, अधिकांश, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लिख लो ये लाइन। अरे परीक्षा में आता है, अधिकांश धात्विक ऑक्साइड जल में घुलेंगे ही नहीं, ऊपर तैरने लगेंगे तेल जैसे।
जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील हैं। ठीक है, चलिए होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। अब बेटा सबको पता है ये सोडियम और पोटेशियम ये दोनों कैसे हैं, इतना मेरी बात ध्यान से सुनना। नॉर्मल जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, वो हमारी कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, ध्यान से, और कुछ होते हैं उभयधर्मी। ठीक है, चलिए हर एक नहीं होता उभयधर्मी। आ गए सोडियम और पोटेशियम, नॉर्मल ऐसे बेटा धातुएं हैं जिनके ऑक्साइड कैसे हैं बेटा, क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं। आ गए क्रियाकलाप 3.9 कितने हैगा। हाउ, पिछले वाले में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती, ये हमने देखा था ना। एक ही दर मतलब अरे समय, कोई फुक्क करके जल्दी से जल गई, कोई धीरे धीरे जल रही है, और कोई बहुत देर तक जल ही नहीं रही, कार काली काली पड़ गई। तो ये क्या था, ऑक्सीजन के साथ अलग अलग दर होती है सबके जलने की। विभिन्न धातुओं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम मैंने बताया था, पोटेशियम और सोडियम इतनी तेजी से जलती हैं, फटाके होते हैं क्या, बस उनमें आग लगाओ क्रिया हो फट, बस उसी तरीके से पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। अरे वायुमंडल की ऑक्सीजन से तुम्हें तो जलाने की ही जरूरत नहीं है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसी से अभिक्रिया करके विस्फोट हो जाता है पोटेशियम का, पोटास, पोटेशियम और सोडियम का। जी हाँ, समझ गए, इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित तथा आकस्मिक आग से रोकने के लिए केरोसिन, तेलमर, मिट्टी का तेल होता है ना, केरोसिन, चिमनी वगैरह जलाते थे स्टोव, उसमें डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये केरोसिन से अभिक्रिया नहीं करती। आप बोलोगे सर ये वायु से अभिक्रिया कर रही और तेल से नहीं कर रही। जी हाँ, केरोसिन से नहीं करेंगी लेकिन वायु से अभिक्रिया करती, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत छोटी क्लासों से आ जाता है कि सोडियम जैसी उच्च क्रियाशील धातुओं को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो आप बोलोगे कि ये उच्च क्रियाशील धातु होती है, इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, मतलब तीव्र गति से अभिक्रिया करने के, और ये क्या कर लेती है बेटा, विस्फोट कर देती है, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। नॉर्मल है, ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। मतलब आपके पास धातु के सैंपल थे, आपने रख दिया, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन की ना इस पर परत चढ़ जाती है, इन धातुओं पे चढ़ गई। अब परत चढ़ गई, अब एक बात बताओ, ऊपर परत चढ़ गई, तो ऊपर परत चढ़ गई, अब और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऊपर से ऑक्सीजन रोक लेती है ना उनको। समझ गए, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए शायद। आ गए, ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। ठीक है, गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, मतलब गर्म कर दो आयरन का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भयंकर गर्म करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता। लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलता है और पीले कलर की लो देता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत, कॉपर का तार होता है घर पे, गर्म करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अगर आप सोना चांदी नहीं देखी क्या, हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो लंका चमक गई थी, तो आग से सोने का कुछ नहीं होता है। सोने चांदी को आग में पटक दोगे तो वो चमक जाएगा, उस पर ना काली परत चढ़ेगी, ना वो गलेगा, ना कुछ नहीं होगा। समझ गए, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या भैया। चलिए, क्या आप जानते हैं, ऐसा करके लिख रखा है उन्होंने, ध्यान से देखते हैं क्या आप जानते हैं को नहीं जानते, बताओ आप जानते हो कि नहीं जानते। सब कह रहे हैं पूछो तो सही, क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो सुनो, कह रहा है एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। पहले तो याद कर लेना कि एनोडीकरण क्या है। तो वो कह रहा है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, रुकेंगे थोड़ा सा, आज तो चलो कम गर्मी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, बस आप पढ़ते रहो। बहुत मुश्किल होता है अकेले पकेले चिल्लाना, बड़ा मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं है मोबाइल के सामने चिल्लाना। चलो, एनोडीकरण क्या होता है बेटा, मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ, ये नाम आपने कहाँ सुना है।
तो जब मैंने आपको अम्ल एवं क्षार चैप्टर पढ़ाया था, या पहले भी कभी मैंने आपको एक सेल बताया होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लटकाए जाते हैं, बताया था, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है उसको एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है उसको कैथोड कहते हैं। तो जब एल्यूमिनियम की धातु की जो एनोड होता है, एक छड़ लेते हैं और उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं और फिर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ऑक्सीजन की जो परत है वो एनोड पर चढ़ जाती है। इसको बेटा क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संचारण से बचा लेती है। मतलब एल्यूमिनियम होता है ना, तो उसका संचारण हो जाता है। संचारण तो जानते हो ना, अरे लोहे पे जंग लग जाती है, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, खत जाता है, बेकार हो जाता है, फिर कोई काम का नहीं रहता, उसकी मजबूताई भी कम हो जाती है, चमक चली जाती है, समझ गए, और उसका कठोरता भी चली जाती है, टूट सकता है, फट सकता है, तो उसी को बोलते हैं संचारण। तो बेटा एल्यूमिनियम का भी सोना चांदी प्लेटिनम छोड़कर सबका संचारण होता है, ठीक है, संचारण से बचाती है। अब जब ऑक्साइड की मोटी परत जम गई ऊपर, तो वो उसको संचारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संचारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर, वस्तु है एल्यूमिनियम की कोई सी भी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है बेटा, विद्युत अपघटन मतलब कुछ नहीं है भैया, एक एनोड कैथोड ले लेंगे, अभी जगह नहीं है अपने पास, अभियाल मैं आपको बता रहा हूं, पहले पढ़ा देता हूं पूरा। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब बेटा वस्तु एल्यूमिनियम की है, परत ऑक्साइड की चढ़ा दी गई, उस पर कलर कर दिया गया, तो एल्यूमिनियम तो अंदर सुरक्षित है। आप पानी में रखो, वायु में रखो, कहीं भी रखो, धूप में रखो, कहीं भी रखो, क्योंकि ऑक्साइड ने उसकी परत को, ऑक्साइड ने उसकी सुरक्षा कर रखी है, नहीं तो वो बेकार हो जाता। ठीक है बच्चों, इतनी मेरी बात आई समझ में? इस अभिक्रिया को, इसको बोलते हैं हम एनोडीकरण, ठीक है, एनोडीकरण। आगे कह रहा है क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैंने वहीं बता दिया था, वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, कि सबसे अधिक तीव्र गति से ऑक्सीजन किससे क्रिया करता है? सोडियम से, क्योंकि वहां पोटेशियम नहीं लगा था। नहीं, मैं पोटेशियम बताता, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वैसे भी, लेकिन वहां पोटेशियम नहीं था, तो मैंने क्या बता दिया था? सोडियम। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है, ठीक है, यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता चलता ही नहीं, क्योंकि वो जलते नहीं है, हल्की हल्की सी धीरे 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 जलते रहते हैं, उस पर कार्बन की काली परत चढ़ जाती है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब ऑक्सीजन के हिसाब से या फिर क्रिया करने के हिसाब से। अब हमें समझ में तो आया ही नहीं। हाँ, सोडियम का समझ में आ गया, मैग्नीशियम का आ गया, और बाकी जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनसे तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं? सोडियम और मैग्नीशियम। लेकिन इनमें कौन सी तीव्र है, इसका पता नहीं चल पाएगा इस एक्सपेरिमेंट से। तो इनका पता चलाने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट हमने अध्याय 2 में बहुत बार किया है। याद करो, जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। याद करो, बनती है हाइड्रोजन गैस। तो अब यहां पर क्या पढ़ेंगे हम? यहां पर पढ़ेंगे जब एक धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती, वहां क्या लिख रहे थे? अब देखो, पाठ का नाम क्या था? अम्ल एवं चारक, तो वहां धातु से अभिक्रिया करा रहे। पाठ का नाम क्या है? धातु अधातु, तो अब धातु मेन है, वहां अम्ल मेन था। बस धातु चलिए, तो मेरी इतनी बात समझ में आई क्या आपको बेटा? धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, ये टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा
हाँ, सबसे पहले इतना मेरी बात समझ में आ गई। मैंने केवल एक टॉपिक पढ़ाया धातुओं के रासायनिक गुणधर्म वायु में दहन करने पर, और उसमें ही मैंने तुम्हें इतना सब बता दिया। ठीक है, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड गुदवा लेना, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के। हाँ, पहले क्या दिया। और कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाते हैं। ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया कराओगे तो भी लवण एवं जल बनेगा, और क्षार से अभिक्रिया कराओगे तो भी लवण एवं जल बनेगा। इज दैट क्लियर? चलिए तो बेटा धन्यवाद। अभी यहीं से कल अपन ऑफलाइन क्लास में, कल सुबह मिलेंगे 7 बजे आ रहे हैं हम। मिलते हैं कल सर, कहां पर? अपने अड्डे पर, वही पुराना वाला। चलिए, अड्डे का नाम लिख के जाए सभी। चलिए ठीक है, जय श्री कृष्णा, शुभरात्रि, बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है इस पार्ट में और मानव के रंग बिरंगा संसार में, भाई साहब बिल्कुल रटी लेना। नहीं, मैं हथौड़े से धातुओं को पीट रहा था ना, लेके आ रहा हूँ हथौड़ा, थोर का है मेरे पास रखा हुआ है, उससे तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा अगर नहीं पढ़े तो। ठीक है।